नई चेतना से। और हम आपको कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ा रहे थे। और कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमको प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। इसमें जो क्लोरोफिल नामक वर्णक से, प्रकाश से, सूर्य से और जल की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें फ्रैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और इसमें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड इसके अंतर्गत ये सब आ रहे थे। और उसमें हमने आपको फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज को करंट एनर्जी कहते हैं, ये सब आपको बताया था। आज उसी के पार्ट को आगे हम स्टार्ट करते हुए उसके आगे का आपको बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है CHO, आज हम इसका पॉलीफॉर्म पढ़ेंगे। पॉलीसेक्राइड जो है ये सबसे जटिल संरचना होती है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि इसमें कई अणु मिलके पॉलीसेक्राइड बने होते हैं। तो पॉलीसेक्राइड बनने पर ये जो अणु होते हैं ये बहुत जटिल हो जाते हैं, इनका ना पाचन हो सकता है ना ये अघुलनशील होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है सेलुलोज। इसके जितने भी तत्व हैं, जब भी इसका पाचन होगा या हाइड्रोसिस प्रोसेस होता है यानी कि जल अपघटन की क्रिया, तो ये जितने भी फॉर्म में टूटेगी ये टूटेगी आपके ग्लूकोज के फॉर्म में। मतलब इसका पाचन होगा ग्लूकोज में, लेकिन ये सबसे जटिल होता है। जैसे हमने मोनो पढ़ा था, मोनो जो होती है एक अणु शर्करा, मतलब वो सबसे ग्लूकोज का सबसे सरल फॉर्म में है मोनो। उसके बाद फिर उससे जटिल हो जाती है डाई, उसमें 2 अणु शर्करा होती है, मतलब उसमें अणु के 2 अणु होते हैं। और पॉली में 10 अणु तक होते हैं। तो ये सबसे जटिल प्रोसेस होता है, ना ये घुलनशील होती है और ना ही ये इसका पाचन हो सकता है। तो आज हम लोग सेल्यूलोज के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सेल्यूलोज जो है ये अनाजों का छिलका होता है, इसे भूसी से प्राप्त होता है। मतलब आपको सेल्यूलोज की प्राप्ति कहाँ से होगी, तो आपको अनाजों के छिलके से होगी और भूसी से प्राप्त होगी। ये पेट और कब्ज के लिए बेस्ट होता है। जैसे हमने पॉली का बताया वैसे सेल्यूलोज भी है कि ना इसका पाचन हो सकता है ना अघुलनशील होता है, क्योंकि इसमें इसकी ऊर्जा भी नहीं देता है। ये इसमें क्रमाकुंचन बहुत अच्छी तरह से होता है। ये शरीर में पचता भी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पेड़ पे सब्जियां कुछ लगी हुई हैं, वो सब्जियों के अंदर मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है। लेकिन पॉलीसेक्राइड ये कब हो जाता है, जब ये सब्जियां पकने के बाद भी उसमें लगी रह जाती हैं, तो उसमें पॉलीफॉर्म कन्वर्ट में हो जाती है। वो जो मोनो और डाई उसमें थी वो चेंज होके पॉली में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से सेल्यूलोज में बदल जाती है। फिर है पैक्टिन। पैक्टिन क्या है, पैक्टिन हमें ऊर्जा ये भी नहीं देती है और बहुत ही मात्रा में इसकी शरीर में जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन ये जैम और जेली में प्रयोग की जाती है। मेन अतिसार के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है और ये पाई कहाँ जाती है, फलों के गुद्दे से पाई जाती है। तो अगर हम पैक्टिन की बात करें तो पैक्टिन हमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं देती है और इसका बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता है, बहुत कम ही मात्रा में ये यूज़ होती है और जैम जेली में प्रयोग की जाती है। और ये अतिसार के लिए बहुत यूजफुल होती है, एक तरह से इसका टॉनिक है पैक्टिन। अब हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जो है वो वनस्पति जगत से नहीं पाया जाता है। 2 ही सोर्स होते हैं, वनस्पति जगत और प्राणिज जगत। तो ये वनस्पति जगत से नहीं पाया जाता है, प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। दूसरी बात इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग ये नोट करिए कि ग्लाइकोज जो है वो ग्लूकोजन में संग्रहित रहता है और कहाँ रहता है, हमारे लीवर और मांसपेशियों में रहता है। लीवर, और जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तब प्रोटीन काम करने लगता है, प्रोटीन अपना सब छोड़ देता है और वो प्रोटीन इसमें जो है ऊर्जा देने लगता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जब इकट्ठा जब ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में हमारी लीवर में और हमारी मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की और एनर्जी की जरूरत होती है तो ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को ऊर्जा देने लगता है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये सोर्स मांस, मछली, इन सब मुर्गा आदि से हमें प्राप्त होता है। इसको जंतु शर्करा भी कहते हैं। अब बात है स्टार्च की। स्टार्च क्या है, स्टार्च भी सबसे ज़्यादा ये ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स है। स्टार्च स्टार्च हमको अनाज से प्राप्त होता है। इसमें जिलेटिनाइजेशन के प्रोसेस होता है। अब अगर जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस की हम बात करते हैं, जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस की हम बात करें तो ये कैसे होता है,
ये जैसे अघुलनशील है ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं घुलता है, लेकिन जब हम इसको गर्म पानी में डालते हैं, कोई भी चावल का कण अगर आप देखिए डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो सेल्यूलोज की जो सुरक्षा दीवार होती है वो फट जाती है, और सेल्यूलोज की सुरक्षा दीवार फट जाने पर वो फूल जाता है चावल, और जब चावल फूल जाता है तो वो लचीला हो जाता है, लेई जैसा। जैसे हम लोग पुराने समय में पतंगों पे या कागज चिपकाते थे तो लेई का प्रोसेस यूज करते थे, तो वो कैसा होता था, उसको हम कोट लेते थे चावल, उसका जो सुरक्षा दीवार सेल्यूलोज की होती है वो फट जाती है, और फटने के बाद वो मुलायम लचीला लोच जैसा हो जाता है, तो इसी को हम जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। स्टार्च जो होता है अनाज से 60 से 70% जो होता है स्टार्च हमें अनाज से मिलता है, और जड़ वाली सब्जियों में हमें 20 से 45% अनाज पाया जाता है। और स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च का भी पाचन नहीं होता है और ये अघुलनशील है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जितना भी हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे ये सब हमारा जितना भी पाचन होगा सब ग्लूकोज में होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सरलतम फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। अब हम डेक्स्ट्रीनाइजेशन की बात करें, और स्टार्च हमें मिलेगा कहाँ, ये बताइए। स्टार्च जो है हमें अनाजों से जो प्राप्त होता है ये हमें बीज में भी मिलता है। किसमें मिलता है, ये हमको बीज में मिलता है। स्टार्च का स्वाद, पानी में घुलने की क्षमता और सुगंध में भी अंतर होता है, और पौधों के बीज में स्टार्च सबसे ज्यादा अधिक होता है। अगर हम बात करें कि स्टार्च कहाँ अधिक होता है तो पौधों के बीज में होता है। फिर लास्ट में हमारा आता है डेक्स्ट्रीनाइजेशन। डेक्स्ट्रीनाइजेशन क्या है, जैसे हम लोग रोटी को मुंह में रखते हैं, अब मुंह में रोटी को रखने के बाद पहले तो उसमें स्वाद नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसे धीरे धीरे पचाते हैं तो उसमें मीठापन आने लगता है। वो मीठापन क्यों आता है, क्योंकि उसमें डेक्स्ट्रीनाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो डेक्स्ट्रीनाइजेशन का केवल इसमें इतना है कि मीठापन आता है जब हम रोटी को या बिस्कुट को आँच के संपर्क में लाते हैं, तो आँच में संपर्क में लाने के बाद उसका जो कलर चेंज होता है, ब्राउन ब्राउन से चकत्ते पड़ जाते हैं, ये सब डेक्स्ट्रीनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो रोटी का और बिस्कुट का आँच पे भूरा हो जाना, उसका अगर आप धीरे धीरे रोटी को स्वाद, आप पहले रोटी रखिए मुंह में लेकिन वो करी रहेगी, जब धीरे 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 उसका पाचन होगा तो वो स्वाद में मीठापन लाने लगेगी। ये मीठापन जो होता है वो डेक्स्ट्रीनाइजेशन के पीछे होता है। अब हम इसमें कार्बोहाइड्रेट में भी टेस्ट होते हैं, एक होता है फॉलिंगस टेस्ट। फॉलिंगस टेस्ट होता है, ये सब मोनोसेक्राइड का रूप है, इसी को हम बेनेडिक्ट भी कहते हैं। फिर होता है टोलेंट टेस्ट और ऑस्पेन टेस्ट, ये जो रिड्यूसिंग शुगर है उसको जांचने के लिए किया जाता है। अब हम इसके आगे इसके कार्बोहाइड्रेट के कार्य पढ़ेंगे, इसकी अधिकता पढ़ेंगे, और तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन के बारे में आपको बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति शक्कर, बूरा, गुड़, खांड, गेहूं, मक्का, चावल, दाल, दूध, पनीर, स्किम दूध। स्किम दूध आप लोग जानते होंगे कि स्किम दूध जो होता है हमें यंत्रों के द्वारा उससे फैट जो निकाल लिया जाता है उसी को हम स्किम दूध कहते हैं। जिमीकंद, शकरकंदी, केला, सेब, नाशपाती, सोयाबीन, सूखे मटर और ये सूखे मेवे, मुनक्का, किशमिश, सेम, खोए आदि से, मतलब दूध से जितने भी चीज़ें बनती हैं उन सब से, चावल, अनाज, खांड, गेहूं, गुड़, बूरा, मीठी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमें पता ही है कि शरीर को ऊर्जा देता है, और कितनी किलो कैलोरी देता है, 4.2 किलो कैलोरी देता है। और फिर दूसरा काम इसका क्या है, और जब हमारे शरीर को ऊर्जा देता है तभी हमारा शरीर क्रियाशील होता है, काम करता है सुचारू रूप से। दूसरा पॉइंट है प्रोटीन को ऊष्मा व्यय कम करना और रोकना, मतलब कि अगर हमारे स्वस्थ शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही होगी तो प्रोटीन अपना काम करेगा, लेकिन अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो प्रोटीन को अपना काम छोड़ के कार्बोहाइड्रेट की जगह ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन भी आपको पता है ऊर्जा देता है, कितनी देता है, 4.2 देता है, लेकिन इसका काम क्या है, टिश्यू की मरम्मत करना, सेल बनाना। तो जब हमारे शरीर में कार्बोज और फैट दोनों की कमी हो जाती है तब प्रोटीन अपना काम छोड़ के ऊर्जा देने का काम करने लगता है, फिर वो अपना काम नहीं कर पाता है ढंग से। तीसरा, कैल्शियम अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये काम कौन करता है, लैक्टोज करता है। अब लैक्टोज जो है हमारी छोटी, लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड का एक फॉर्म है, और डाइसैकेराइड में क्या होते हैं, दो अणु होते हैं, मोनो से जटिल होती है, ये हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं।
तो जब लैक्टोज होता है तो लैक्टोज कम पचता है, डाई की फॉर्म में है, और जो लैक्टोज जो कम पचता है तो हमारी आंतों में जितनी देर दूध पड़ा रहता है तो वो अच्छा माना जाता है हमारी आंतों के लिए। तो ये क्या कर रहा है, उसमें कैल्शियम अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। फिर उपयोगी बैक्टीरिया उत्पादन करना। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या काम और करता है कि कुछ उपयोगी बैक्टीरिया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिससे हमारे शरीर को सुरक्षा तत्व में से एक है, विटामिन है, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है और हमारी मांसपेशियों के लिए भी अच्छा है। तो उपयोगी बैक्टीरिया उत्पादन मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में जो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी कॉम्प्लेक्स, अगर ये बी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो हमारा शरीर में उपयोगी बैक्टीरिया नहीं होगा। और ये काम कौन कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट काम कर रहा है। तो ये शरीर को ऊर्जा दे रहा है, प्रोटीन का ऊष्माव्यय कम कर रहा है, रोक रहा है, कैल्शियम अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ा रहा है, उपयोगी बैक्टीरिया उत्पादन में सहायक हो रहा है। अगर हम इसकी कार्बोहाइड्रेट की कमी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है स्वभाव में चिड़चिड़ापन, घबराहट आने लग जाती है। हमारी जो रोग रोधन शक्ति होती है उसमें भी कमी आ जाती है, जिससे कि हम बहुत जल्दी ही संक्रामक रोग के शिकार हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वेट लॉस भी होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो हमारा वजन कम हो रहा है। और जीवन से जो कि अभी हमने बताया था उपयोगी बैक्टीरिया बी की कमी हो जाती है तो क्या होगा, भूख कम लगती है। और ये उपयोगी बैक्टीरिया इसीलिए हमने बताया था क्योंकि जो बी विटामिन बी है इससे हमारे शरीर में भूख लगती है और कार्बोज की कमी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे भूख कम लगती है और उसके फलस्वरूप कार्बोज की भी कमी आ जाती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको इतना ही सब बताया कि कार्बोहाइड्रेट का जो ये है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप जो है वो ग्लूकोज है, और जब ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने स्टार्च के बारे में बताया कि स्टार्च जो है पौधे में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होते हैं। उसका मुख्य साधन जो होता है मुख्य रूप से अनाज, जड़ वाली चीज़ें होती हैं। स्टार्च सबसे ज़्यादा बीज में पाया जाता है। फिर हमने आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन बताए, फिर कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताए और कार्बोहाइड्रेट की कमी बताई। तो अगर जितना ये सब हो जाएगा तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमें कैलोरी दे रहा है 4.2, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर रहा है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आज की कार्बोहाइड्रेट, कल हम प्रोटीन पढ़ेंगे और हमने आपको इसमें टेस्ट के बारे में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।